इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में माफिया क्या बेखौफ हो चुके हैं? ये सवाल कुछ दिन पहले उस समय फिर से उठा जब धमतरी में रेत माफिया ने जिला पंचायत सदस्य पर हमला किया। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्शन में आते हुए माफिया पर मार करने के सख्त निर्देश दिए, जिस पर पुलिस प्रशासन के साथ खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अभी भी कार्रवाई का दौर जारी है। हालांकि विपक्ष इसे महज दिखावा बता रहा है। वैसे इन सब के बीच एक सवाल यह है कि जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की ओर से रेत के खनन पर रोक लगी है, तो छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में रेत घाटों पर लगातार कैसे खनन हो रहा है? आखिर माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद क्यों है कि वे कभी भी किसी पर भी हमला कर दे रहे हैं? क्या माफिया ही प्रदेश में कानून व्यवस्था के बार बार बिगड़ने की बड़ी वजह है? वहीं एक और बड़ा सवाल यह है कि माफिया आखिर किसके संरक्षण में फलते फूलते हैं? आज इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बात भी होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के घमासान की राज्य की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें आज हम मुकाबले के हर उस सियासी समीकरण के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से ये समझ सकेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल किस दल का दबदबा है, उपचुनाव में मतदाताओं का झुकाव किस ओर है और सबसे अहम दल बदल को लेकर वोटर के मन में क्या चल रहा है। इसके साथ ही हम सीधे बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से भी बात कर ये भी जानेंगे कि उपचुनाव में उनके लिए बड़े मुद्दे क्या होंगे और जीतने पर वो कितनी तेजी से क्षेत्र का विकास करेंगे। हालांकि शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं क्योंकि यहाँ अब माफिया पर मार पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई पिछले दिनों धमतरी में रेत माफिया द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की घटना के बाद से की जा रही है। कुछ दिन पहले हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से माफियाओं पर मार का सिलसिला जारी है। हालांकि विपक्ष इसे महज दिखावा बता रहा है। चलिए इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद रेत खदानों के संचालन का अधिकार पंचायतों से छीनकर प्रदेश खनिज विकास निगम को दे दिया गया था और यह तय किया गया था कि पंचायतों की रॉयल्टी पहले की तुलना में 25% बढ़ा दी जाएगी। सरकार की इस व्यवस्था का विपक्ष ने पहले ही विरोध करते हुए आगाह किया था कि ऐसी व्यवस्थाओं में माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे। बीते दिनों ही धमतरी में रेत माफियाओं ने जनप्रतिनिधियों पर हमला किया था, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बीते 3 दिन से अवैध रेत उत्खनन और रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी ने इस कार्रवाई को महज दिखावा बताते हुए आरोप लगाया कि माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और जिस तरीके से एक आदिवासी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य और ग्रामीण जन वहां पर अवैध उत्खनन का विरोध कर रहे थे, उनको जिस तरीके से मारा पीटा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि शर्मनाक स्थिति इस प्रदेश के अंदर में खड़ी हुई है। इधर मामले में सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं करेगी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक खाना पूर्ति तो बीजेपी के 15 साल के शासन में हुई है। जिस तरीके से जिस चश्मे से देखेंगे उनको उसी तरीके से दिखाई देगा। 15 साल उनकी खाना पूर्ति होते रही, इसलिए उनको लगता है कि अभी भी वही काम हो रहा है। परिवर्तन क्या है ये उनकी समझ में नहीं है।
बहरहाल शासन प्रशासन के कड़े रवैये और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये देखना होगा कि सख्त रवैये से क्या माफिया पस्त होंगे या इनके हौसले पहले की तरह ही बुलंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो माफिया और मार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश पांडे। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत अच्छा हूँ भाई साहब, आपका आशीर्वाद है। शुक्ला जी, आपसे ही शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रही भूपेश सरकार, खनिज माफियाओं पे मार कर रही है, पूरी तरह से लगाम कसने की कोशिश कर रही है। आप यही कहेंगे जो 15 साल नहीं हुआ वो अब आप कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन लगभग 1.5 पौने 2 साल इंतजार क्यों किया? क्या इस बात का इंतजार था कि पहले जनप्रतिनिधियों की पिटाई हो जाए फिर करें? नहीं त्रिपाठी जी, ऐसी बात नहीं है जी। और ये सच्चाई भी है कि पिछले 15 साल में इस प्रदेश में अनेक प्रकार के माफिया पनप गए थे। जी जी। और न सिर्फ पनप गए थे, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। जी जी। चाहे वो खनिज माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, शराब तस्करों का, चाहे वो कबाड़ माफिया हो जी। और इसके अलावा कहीं कहीं कोयला चोरी के लिए कोल माफिया भी था जी। और हमारी सरकार बनने के बाद इन माफियाओं पे बहुत हद तक लगाम लगाने की कोशिश की गई और लगाम लगा भी लिया गया। आप देखेंगे, मैं आपको एक आंकड़े बताऊंगा त्रिपाठी जी कि इन माफियाओं का विशेष तौर पर रेत में पिछले 15 साल में कुल 429 मुकदमे दर्ज हुए थे। संगीन झगड़ों के, जहां पे कि हथियार चले थे, चाकूबाजी हुई थी, तलवार चले, 429 मामले, और उसमें 28 हत्याएं हुई थी इन 15 सालों में। इसके अलावा 57 हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हुए थे। और आप देखेंगे पिछले 18 महीनों में इन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में इसमें काफी कमी आई और मात्र 3 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जहां पे कि रेत खदानों में झगड़े हुए हैं, कहीं न कहीं उत्खनन के नाम पे। और आपको एक आंकड़ा और बताऊंगा जो चौंकाने वाला ये है कि ये जो 3 झगड़े हुए हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसमें एक पक्ष, चाहे वो धमतरी का मामला हो, वहां पर जो जिला पंचायत के सदस्य जिनके साथ मारपीट की गई वो भारतीय जनता पार्टी के थे और ऐसा बताया जाता है कि उस रेत की जो अवैध उत्खनन में वो भी संलिप्त थे। दूसरा, बलरामपुर में जो एक मामला सामने आया था, वहां पे भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी था। तो जो 3 मामले थे, तीनों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे। दरअसल पिछले 15 साल में इस अवैध कमाई का ऐसा चस्का लग गया था कि परिवर्तन के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि अब निजाम बदल चुका है, अब इस प्रकार की लूट खसोट और गुंडागिरी का जमाना चले गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले सत्ता के नशे में टूट थे, इस 15 वर्ष में जो अकूत कमाई किए थे, उस अकूत धन बल के सहारे पुनः दादागिरी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कार्रवाई बहुत पहले शुरू की जा चुकी थी और नए मामले सामने आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कड़ाई दिखाई है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की माफियागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन शुक्ला जी, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में ही उत्तर चाहेंगे। थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा उठ रहा था, जो 32-35 साल मैंने पत्रकारिता की, आपने कहा कि 429 मामले दर्ज हुए, आपके 2 साल में लगभग 1.5-20 महीने में मात्र 3 मामले दर्ज हुए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मामले दर्ज होते हैं, यानी सरकार सख्त होती है, तब ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। अब जब माइनिंग ऑफिसर, माइनिंग इंस्पेक्टर या माइनिंग से जुड़े अधिकारियों की मिली भगत होती है, तब मामले नहीं दर्ज होते, ऐसा हमको लग रहा है। आप उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, सुंदरानी जी हैं उत्तर देने के लिए, लेकिन जब प्रकरण ज्यादा दर्ज होते हैं। आपने सवाल मुझसे किया, मेरा छोटा सा 2 लाइन का जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी, यदि कानून सख्त रहेगा, अपराध होने के बाद मुकदमे दर्ज करना, मैं समझता हूं कि एक कानून का राज कायम करना नहीं है। यदि कानून सख्त रहेगा, यदि अवैध खनन को रोका जाएगा, यदि गुंडे माफियाओं पे कानून का राज पहले से कायम कर लिया जाएगा, तो निसंदेह मुकदमे दर्ज होना कम होंगे। ये सकारात्मक चीज है। मुकदमे कम दर्ज हुए मतलब सकारात्मक है, कहीं न कहीं कानून के डंडे का राज कायम है। यदि मुकदमे ज्यादा दर्ज है, देखिए 19 महीने में एक भी हत्या नहीं हुई, एक भी हत्या के प्रयास के मुकदमे नहीं दर्ज हुए,
तो कहीं न कहीं हमारी सरकार ने इन पर लगाम कसा है। सुनानी साहब, आपने शुक्ला जी ने क्या कहा सुन ही लिया होगा। हम नहीं कह रहे हैं, शुक्ला जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता यानी भाजपा से जुड़े लोग, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप तो दूसरे बिजनेस में हैं बहुत सज्जन आदमी है। आपने इसके पहले कहा था कि आपने अच्छा खासा मोदी जी की स्कीम आई थी और आपने उसमें अच्छा खासा लोन ले लिया, बिना गारंटी के आपको लोन मिल गया, आपकी भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, तो इसलिए हम समझ गए कि आप खनिज के मुद्दे पर नहीं जुड़े हैं। लेकिन जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं, न मैं खनिज से जुड़ा हूँ, न शराब से जुड़ा हूँ, न कोयले से जुड़ा हूँ, और न मेरे पास ऐसा कोई काम है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप हो। तो ये पहले मैं कह चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ आपसे कि आप नहीं जुड़े हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता, जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं, पिछले 15 साल में खनिज संपदा का दोहन करके इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वो बाकायदे प्रशासन से लड़ने के लिए सक्षम हो गए हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, जब खनिज विभाग सत्ताधारी दल के नेता और पुलिस माफियाओं के साथ हो जाए तो एफआईआर दर्ज कैसे होगी, शिकायत कैसे होगी खनिज की। रेत का दाम पता लगा ले। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में जिस रेत का दाम 3,000 रुपए था, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद 10,000, 12,000, 15,000 तक पहुंचा। त्रिपाठी जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी, सुनानी साहब, ये तब होता है भारतीय जनता पार्टी माने अवैध उत्खनन बंद होता है तब रेट बढ़ते हैं। देखिए, ये तर्क आपका कहीं न कहीं तर्क संगत नहीं है। देखिए, जब बिल्कुल नहीं, कमी होगी तो रेट बढ़ेगा। एकाध शुक्ला जी, हम आपके पास त्रिपाठी जी, जब कुछ व्यक्तियों का त्रिपाठी जी जब कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार हो जाता है ना वस्तु पे, तब रेट बढ़ता है। जब हम लोगों ने खुले ऑक्शन किए, लोगों के हाथ में ऑक्शन गया, कंपटीशन था, रेट कम था, और हम तो लगातार इस बात को उठाते रहे, लगातार। अब हिंसक घटनाएं होने लग गई, क्या ये भी भारतीय जनता पार्टी करा रही? ये तो आरोप लगा रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि शराब माफिया भी काम कर रहा है। ये रेत और शराब का पैसा ही दिल्ली भेजा जा रहा है, दिल्ली की कांग्रेस पार्टी को पास भेजा जा रहा है। ये बड़ा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। शराब के रेट भी बढ़ गए मामले में, शराब के रेट भी बढ़ गए हैं क्या? शराब के रेट बढ़े, अवैध शराब। त्रिपाठी जी, आप पता लगवा लीजिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लॉकडाउन के दौरान 60 दिन तक शराब की दुकानें बंद रही, पूरे छत्तीसगढ़ में शराब बंद रहा, लेकिन लोगों को शराब मिलते रहा। 500 रुपए का शराब 2-2 हजार रुपए तक मिलते रहा। आखिर किसकी शय पे? फिर ये बोलेंगे मध्य प्रदेश से आ रहा था भारतीय जनता। ये आपको कैसे मालूम पड़ा? ये आम खुलेआम बात है ये तो। जी, खुलेआम लोग बताते हैं साहब, पूरे मीडिया के लोग जानते हैं, पूरे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जानते हैं। लेकिन क्या किया जाए उसका? जब सरकार कुछ कार्रवाई करने को तैयार हो तब तो न कोई जाके शिकायत करेगा। किससे कौन लड़ेगा? रेत माफिया में कौन लोग इन्वॉल्व है? आप किसी एक राह चलते व्यक्ति से पता लगा लें क्यों हो रहा रेत माफिया का खेल, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन सरकार जब तय कर बैठी है कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी, अब जब सिर पे आ गई है और जब बदनामी होने लगी पूरे प्रदेश में, 1.5 साल में पानी सर से ऊपर होने लगा, तब जाके ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ताकि हमारा दामन पाक साफ बचा रहे, हमारे दामन पे कीचड़ न उछले। इसलिए कांग्रेस के लोग, अब सरकार के लोग ये कहने लगे हैं कि हम पूरे माफिया पे कार्रवाई करेंगे। माफिया किसके राज में पनपा साहब? 1.5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कभी उदाहरण सामने नहीं आया। एफआईआर हुए, शिकायतें हुई, 400 से भी ज्यादा शिकायतें हुई, लेकिन हमने कार्रवाई करी साहब। हमारे यहाँ एफआईआर लिखा जाता था, यहाँ तो थानेदार मना कर देता है, यहाँ ऊपर का दबाव है। माइनिंग के इंस्पेक्टर कोई शिकायत नहीं करते, तो शिकायतें नहीं होना इस बात का प्रमाण है त्रिपाठी जी कि अवैध खनन बुरी तरह हो रहा है, रेत माफिया पूरी तरह हावी है सरकार के ऊपर। अब सरकार की जब बदनामी होने लगी, कहीं न कहीं सरकार
अब कार्रवाई की बात करें। ये दिखावा मात्र है, चंद दिनों का दिखावा होगा, उसके बाद इसका कुछ नहीं होना। चलिए सुंदरानी साहब, शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे बार बार, लेकिन आपकी अनुमति हो। सुंदरानी जी ने ये हमसे कहा है कि आप किसी से भी पूछ ले, राह चलते किसी से पूछ ले, किसी भी पत्रकार से पूछ ले कि पहले मैं सुंदरानी जी तो सुंदरानी नहीं, उन्होंने कहा है सुंदरानी मैं भैया के पास चुनौती देता हूँ, मैं मेरे साथ चले, कांग्रेस के प्रवक्ता चले, मैं चल रहा हूँ, पत्रकार चले, प्रेस के मीडिया के लोग चले, राह चलते लोग, शराब माफिया कौन है यहाँ, शराब के माध्यम से बिक्री माफिया कौन है, तो आपको बता दीजिए। कृपया एक एक करके सुंदरानी जी, शुक्ला जी आपकी अनुमति से मैं, चूंकि सुंदरानी जी ने कहा है, आप भी यही कह रहे हैं कि किसी से भी पूछ लिया जाए। हमारे साथ मेरी अनुमति, पत्रकार हैं। मैं बस एक निवेदन जी बाबूलाल भैया हैं आपके साथ, मैं एक शब्द बाबूलाल भैया से ही पूछना चाहता हूँ। अभी सुंदरानी जी ने रेट कोट किया, 3000 रुपए प्रति गाड़ी रमन सिंह के राज में बिकती थी रेट। बाबूलाल शर्मा जी बैठे हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत ज्यादा उनको जानकारी है ग्राउंड की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रेट का रेट आज की तारीख में है, रमन सिंह दिसंबर 2018 के पहले वही रेट रमन सिंह के समय था। इन 19 महीने में रेट का कोई रेट नहीं बढ़ा है। 2017-18 मैंने भी मकान बनाया था, तब भी 9000 रुपए प्रति गाड़ी रेट का रेट था, आज भी वही रेट था। सुंदरानी जी बोल रहे थे कि शराब माफिया पनपा है। हमारे यहाँ तो शराब माफिया को पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया। लॉकडाउन में शराबबंदी की बात करें, लॉकडाउन में 3 केस हुए थे, तीनों में 2 आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा हुआ था नाथ घाट का। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कितने जगह गए रेत माफिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, ये विधायक है, कितने जगह गए शराब माफिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने? सिर्फ काल्पनिक बातें कर रहे हैं, इनकी बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, सिर्फ मुंह बजा रहे हैं, कोई आधार नहीं। सुशील जी आपके पास आएंगे। शर्मा जी, जो सुंदरानी जी ने कहा है कि आप किसी से भी पूछ लें, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हाथी के पांव में सारे पांव समाहित हो जाते हैं। आप वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, वास्तविकता क्या है ये आप ही बता सकते हैं। और जो सुशील जी कह रहे हैं, रेत का जो रेट है, जो मूल्य है, उसमें क्या डिफरेंस आ गया है, उसे जो मुझे मालूम है, जब रेत की कमी होती है तब उसका रेत के भाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोनों तरह की बातें हैं। अगर एकाधिकार है किसी का तो वो मनमानी रेट से भेजेगा, और एकाधिकार नहीं है तो अवैध उत्खनन हो रहा होगा, तब रेट कम होंगे। एक कारण और भी होता है त्रिपाठी जी, जितने शेयर बढ़ते जाते हैं उसमें भी रेट बढ़ता है। जी, मैं आपने जो बात पकड़ी ना कि 1.5 साल के बाद क्या आपकी आंख खुली पकड़ने के मामले में, आपने सही चीज पकड़ ली है। मैं 1.5 साल की बात नहीं करता हूँ। ये माफिया जो है, रेत माफिया, मैं बाकी माफियाओं के बारे में नहीं बोलूंगा अभी। ये जो रेत माफिया है, ये माफिया को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। जब मध्य प्रदेश का शासन था तब से लेकर आज तक जो है लगातार ये माफिया कभी बंद नहीं हुए, ये नियंत्रित नहीं हुए। ये कौन लोग हैं, इनको प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरे दिमाग में। ये कौन लोग, मैं कई लोगों को जानता हूँ, किस पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से नहीं है, किस नेता के पिट्ठू है, किसके क्या है, ये मैंने देखा है। ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। ये न सदस्य ये पिटता जिला पंचायत का, और न ये मुद्दा बनता, और न ये बातें आती। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये माफियाओं का संबंध जो है सीधे मुख्यमंत्री से कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो है, जैसे ही ये घटना घटी और संज्ञान में आया भूपेश बघेल के, वो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात में नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो इससे जुड़े हुए नहीं है, वो किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की बात की। तब सबकी नींद टूटी। वैसे जिम्मेदार लोग कौन लोग हैं? जिम्मेदार कलेक्टर है, अपर कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, खनिज अधिकारी है, खनिज इंस्पेक्टर है, एरिया पटवारी है, कोटवार है, पंचायत है, पंच है, सरपंच है। ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सब आंख बंद करके बैठे हुए थे क्या? ये तो 1.5 साल भी ये सब काम होता रहा है, लेकिन छुपे तौर पर होता रहा है, लोकल सह के तरह इससे होता है। स्थानीय नेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सच्चाई तो यही है। अब प्रमाण मांगेंगे तो मैं कहां से प्रमाण दूंगा? लेकिन ये खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से भी आप चाहोगे तो ये दिख जाएगा कि सब मिली भगत से काम होता है। और ये माफिया कोई माफिया ऐसा मजबूत माफिया नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में होगा, वहां पर हत्याएं होती है, यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं होती। हाँ, गुस्सा जरूर आता है, जब कमाई बंद होती है तो गुस्सा आता है, और वो आखिर ये गुस्सा जो आता है उससे कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रशासन को कैसे नहीं मालूम पड़ा कि उसमें मुरुम की रेत महानदी के अंदर बना ली गई है, उसका पानी रोक दिया गया है। गजब है ये तो।
ये तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो लाखों रुपए लेकर के वहाँ गद्दी में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा काम हो रहा है, मुख्यमंत्री की बदनामी हो रही है, मुख्यमंत्री नहीं चाहते ऐसा काम। वो शुरू में ही साफ साफ कह दिए थे कि अब ये रेत माफियाओं पर मैं नियंत्रण करूंगा, यहाँ पर सस्ता होगा रेत, लेकिन उनकी कोई भी बात को ये साबित नहीं होने दे रहे हैं। ये जिला के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग सब जो है ये काम चला रहे हैं। ये बहुत दुखदायी प्रसंग है और निश्चित रूप से जो है इस पर विचार होना चाहिए। कोई ऐसी नीति बनेगी, नीति सही ढंग से नहीं बन पाई लगता है, क्योंकि जहां न कहीं न कोई लूप मिल जाता है और अधिकारी उसमें शामिल होकर इस तरह के काम करते हैं। मैं नहीं कहता कि कलेक्टर मिला है, मैं नहीं कहता अपर कलेक्टर मिला है, मैं नहीं कहता डिप्टी कलेक्टर मिला है या कौन सा अंग मिला है, लेकिन बगैर मिली भगत के, बगैर सह के इतना बड़ा माफिया तैयार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, उसके बाद प्रशासन जागा है, क्योंकि उनको अपने ऊपर आती हुई दिखी, इसलिए जो है ये कार्रवाइयां हुई है। जी कार्रवाइयां शर्मा जी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, शर्मा जी जानना चाहेंगे तब के प्रशासन में और अब के प्रशासन में कुछ अंतर आपको दिख रहा है? 20 महीने और 15 साल या 15 बनाम 15 ही बता दीजिए, 15 महीने और 15 साल। मुख्यमंत्री के रूप में आप अगर कहेंगे तो मैं समझता हूं कि अजीत जोगी भी अपनी जगह सही थे, नियंत्रण उनका अधिकारियों पे अच्छा था। रमन सिंह जो है वो भी 2 कार्यकाल बहुत सही रहे, उन्होंने कोशिश की, जैसे आज भूपेश बघेल निर्देश दे रहे वो भी निर्देश दिया करते थे, और तीसरे कार्यकाल में भले ही उनसे बहुत सारी चूकें हुई, उनके आसपास के लोगों ने उनको बहकाया या जो भी किया मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो तीसरे बार में चूक गए। आज उसके कारण जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी इन माफियाओं पर बहुत ज्यादा रोक लगी हो ऐसी बात नहीं है, डर जरूर पैदा हुआ है, लेकिन काम उनका बंद नहीं हुआ है। इसीलिए जो है 7-8 हजार रुपए तक के जो, जैसे आप बता रहे थे रेट रमन सिंह के समय, अभी भी नियंत्रण थोड़ा बहुत जरूर दिख रहा है, इसमें कोई राय नहीं कि 19 और 20 का फर्क है। और अभी जो निर्देश भूपेश बघेल ने दिए हैं, यदि वे उस पर अडिग रहते हैं और लगातार इस पर नजर खुद रखते हैं तो निश्चित रूप से नियंत्रण होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और डॉक्टर रमन सिंह ने 2 कार्यकाल में तो ठीक ठाक किया है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में वो चूक गए, जिसका परिणाम जो है कांग्रेस की सरकार बैठी है। आज सरकार में भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल रेत माफियाओं के बारे में गंभीर तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि स्थानीय जो ये नेता है स्थानीय। अब एक बात और बताऊं त्रिपाठी जी आपको कि आखिर ये राशन दुकान, अवैध शराब का माफिया, रेत माफिया, सट्टा, जुआ, कोल माफिया, ये कौन लोग हैं? ये देखिए, आप कार्यकर्ता आपके लिए काम करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी सरकार बनाने में मदद करते हैं, तो उनको कुछ न कुछ ओब्लाइज तो आपको करना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इन कामों में भी ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, उनको मजबूर होकर के ऐसे काम के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। सच्चाई तो त्रिपाठी जी यही है, आपने भी 33 साल पत्रकारिता की, मेरा भी 50 साल पूरा होने को आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है, लेकिन इसको कहना बहुत मुश्किल जाता है। सरकारें, मैं इसलिए कहता हूँ कि सरकार की गद्दी पे कोई भी बैठ जाए, चलाता तो ब्यूरोक्रेट्स है। बिल्कुल वैसे आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि कलेक्टर की गलती है, मैं नहीं मानता हूं डिप्टी कलेक्टर की गलती है, मैं नहीं मानता हूं तहसीलदार की गलती। अरे जब देखिए, जब मुखिया सख्त होता है, मुखिया सख्त होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। मैंने जिम्मेदार लोगों के नाम सुना है, उसमें कौन से व्यक्ति की गलती है मैं नहीं कहता। नहीं, मुखिया जब सख्त होता है तो हिम्मत नहीं होती है। कलेक्टर के ऑफिस में ही माइनिंग ऑफिसर बैठता है, आप भी जानते होंगे, बाकायदे एक शाखा होती है। तो अगर वो कलेक्टर सख्त है, अगर कलेक्टर को नहीं मालूम है तो फिर उनका प्रशासन कमजोर है, और अगर मालूम है तो कुछ न कुछ दाल में काला है। सुशील जी, 19-20 का अंतर है, ऐसा नहीं है कि आपने माफियाओं पे मार करी है। हालांकि बधाई है, कम से कम शुरुआत तो की है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी और बहुत सख्ती करने की जरूरत है। सिर्फ आपने अभियान चला दिया, इससे आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस अभियान को देखिए, आप शीर्ष पर बैठना बहुत सरल है, लेकिन वहां बने रहना बहुत कठिन है। अभियान चलता रहे, ये बहुत कठिन काम है। सुशील, अभियान आगे भी चलते रहेगा, आप निश्चिंत रहे। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के माफिया की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके सख्त निर्देश दिए हैं, और आप देखिए पिछले 1 हफ्ते में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। जहां तक बाबूलाल भैया बोल रहे थे, बाबूलाल शर्मा जी, कि मैं समझता हूं कि यदि आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, 19-20 नहीं, 15-20 का फर्क आया है, 15-20 का फर्क आया है।
जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति में यह घोषणा करते हो कि एक साल तक कमीशन खोरी बंद कर दो। कमीशन खोरी कौन सी थी? यही कमीशन खोरी थी, रेत माफिया से, खनिज माफिया से, शराब माफिया से, टेंडर माफिया से, यही कमीशन खोरी थी जिसे बंद करने की दुहाई रमन सिंह जी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। देखिए पिछले 19 महीने में छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कमीशन खोरी पूरी तरीके से बंद हो गई, पूरी तरीके से इस प्रकार की चीजों पर लगाम लगाया गया। और यही कारण है कि आज किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूं कि रेत माफिया जैसा शब्द अब आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गया है। ये जो 19 महीने में मात्र 3 से 4 मुकदमे दर्ज होते हैं और इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, तो ये राहत की विषय है। जिस प्रदेश में 15 साल में 427 मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, जिस प्रदेश में 15 साल में लगभग 28 लोगों की हत्याएं हो गई हो, जिस प्रदेश में 57 लोगों की 15 साल में 307 के मुकदमे दर्ज हुए, तो आप उसमें 19 महीने में इस प्रकार की कमी आती है। लेकिन शुक्ला जी, अगर रमन सिंह जी कमी आती है तो राहत का विषय है। रमन सिंह जी अगर ये कहते हैं कि कमीशन खोरी बंद कर दो, 1 साल के लिए बंद कर दो, ये स्पष्ट वादिता में आप उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो 30 साल सत्ता में राजीव जी भी बहुत स्पष्ट उसके आगे राजीव गांधी जी बहुत आगे का तो सुनिए त्रिपाठी जी, उन्होंने भी कहा था, अरे शुक्ला जी सुनते, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 15 पैसे पहुंचता है, 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे जी कमीशन में चला जाता है। तो ये दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहिए आपको, राजीव जी को भी और उनको भी, कि कम से कम स्पष्ट बाध्यता तो है उनके अंदर। तो देखिए त्रिपाठी जी, रमन सिंह जी ने कहा था कि यदि 1 साल तक कमीशन खोरी बंद कर दोगे जी, मतलब 14 साल से जो कमीशन खोरी चले आ रही थी उसमें 1 साल के लिए बंद कर दोगे, आने वाले क्या उस मीटिंग में फिर हमारी सरकार आएगी। ये बेबुनियाद बातें हमने सुना था, सारे अखबारों में छपा था, पूरे प्रदेश का बंधाधार करके रख दिया। बात करो, रमन सिंह जी ने क्या कहा था? रमन सिंह जी आज मुख्यमंत्री है, फ्रंट पेजेस में छपा था। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री है, कुछ भी बोलते रहते हो, मुद्दे से भटक जाते हो हमेशा। 15 साल तक रहे हैं यह कुकर्मों। देखिए भ्रष्टाचार का तो हिसाब कभी भी लिया जाएगा। अरे 1.5 साल में थका दिया पब्लिक को यार, 1.5 साल में पब्लिक परेशान हो गई। 3 बार जनता बराबर हर 6 महीने 3 बार जनादेश मिला। 1.5 साल में 20 सुनारी साहब आप ही के पास आ रहे हैं, शुक्ला जी की बात खत्म हो गई। बिल्कुल, देखिए मैं दोनों चीजों को साल में छत्तीसगढ़ में सुनिए, दोनों का बाबूलाल जी बहुत अच्छे से बता देंगे। देखिए वो जो उन्होंने वक्तव्य था रमन जी का चुनाव के बीच, चुनाव माने अंतिम उस पे था कि अब चुनाव होने हैं, साल भर के अंदर का था। वही 1988 में राजीव जी ने कहा था, चुनाव होने थे 89 में, तो चुनाव के दरमियान सब कुछ हो सकता है। 1 साल जब चुनाव बचा है तो रमन जी ने भी वही वक्तव्य दिया, वही राजीव जी ने भी दिया था। सुनानी जी आपसे सवाल नहीं, दोनों में अंतर है त्रिपाठी जी, माफ करिएगा जी, क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है त्रिपाठी जी, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? अंतर है कि वो कांग्रेस के नेता का बयान था और 1 रुपया भेजता हूँ 85 आता है जी। नहीं, तो सुंदरानी जी पूरी बात हुई। यहाँ पे रमन सिंह जी ने कहा कमीशन खोरी बंद कर दो जी, तो आने वाले 5 साल मेरी सरकार रहेगी। और ये सारे अखबारों के फ्रंट पेजेस में छपे थे, सारे अखबारों के। आज इससे आप मुकर नहीं सकते। त्रिपाठी जी बहुत सीनियर पत्रकार, उन्होंने भी पढ़ा होगा, उन्होंने भी देखा होगा, हो सकता है अपने चैनल में चलाया भी हो। चलिए सुनानी साहब, बाबूलाल जी ने कहा है कि जो अंतिम 13 से 18 के बीच में जो रमन जी का शासन था उसमें उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हो गए थे जिनके कारण वो जो करना चाहिए नहीं कर पाए और उनसे बड़ी चूक हुई। आप तो आसपास नहीं थे उस दौरान 13 से 18 के बीच में मुख्यमंत्री जी के। मैं तो आज भी उनके आसपास, विधायक थे, उनके आसपास था और विधायक आसपास रहता हूँ। सारे सुनानी जी की बात आ जाने दीजिए प्लीज। जी सुनानी जी। अरे वो तो हमको आप ही बोल दो ना शुक्ला जी। चलिए सुनानी जी।
1.5 साल में बंटाधार कर दिया छत्तीसगढ़ का, पूरी तरह छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की दिशा में चल रहे हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, शराब माफिया चरम सीमा पे, रेत माफिया, आपके नेता इन्वॉल्व। शुक्ला जी मिलना बंद हो गया। अगर दोनों लोग बीच बीच में बोलेंगे तो न पब्लिक सुन पाएगी न हम सुन पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा माफी चाहते हुए आप दोनों लोग शुरुआत तो सुंदरानी जी ने किया। जी जी, तो सुंदरानी साहब आंकड़ों के साथ कुछ बात करिए। जैसे उन्होंने कहा, आपने कहा कि रेत माफिया बढ़ गया, शराब माफिया बढ़ गया, सारा माफिया बढ़ गया, दूध माफिया, कुछ तो आंकड़ों के साथ बताइए ना कि किस जगह पे। उन्होंने, आपने कहा कि रेत के रेट दुगने हो गए, तिगने हो गए, उन्होंने दावा किया कि नहीं हुए। त्रिपाठी जी, रेत जी 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 सुनानी साहब। आदरणीय त्रिपाठी जी, रेत का रेट पता कर लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय का रेट पता कर लीजिए, आज रेट पता कर लीजिए, एकाधिकार है कि नहीं है ये पता कर लीजिए, किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, छोटा सा प्रदेश है। ये बातें दोहराने की हम तो बार बार दोहरा रहे हैं। ये 15 साल की बात करते हैं, कमीशन खोरी की बात करते हैं। अगर एक बात प्रमाणित कर दे कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने ऐसी बात कही थी, किसी के पास टेप है, किसी के पास आवाज है, किसी मीडिया वाले के पास या किसी राजनीतिक दल के लोगों के पास या कांग्रेस पार्टी के नेता के पास, कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा, अगर कोई चीजें बाहर छपती है कि हर चीज का हम जवाबदारी लेते रहेंगे क्या? आज भी बहुत सारी चीजें अखबारों की छप रही है और मीडिया में आती है, तो क्या हर चीज का हर भूपेश बघेल जी नहीं तो इतना अच्छा रमन सिंह जी का शासन था, इतना अच्छा शासन था सुंदरानी जी, तो 3/4 बहुमत से क्यों कांग्रेस को बिठाई जनता ने? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से लोक लुभावने वादे इन्होंने शराबबंदी की बात की थी, 2500 पे बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, बिजली का बिल हाफ करने की बात की थी, पूरे प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करने की बात की थी, ये किसानों के सारे कर्जे माफ करने की बात की थी, ऐसे लोक लुभावने। जी अरे 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? बात करने दो ना मेरे को पूरी, बीच बीच में टोकने का काम करते हो। और कोई काम बचा है आपके पास? पूरे प्रदेश का बंटाधार कर दिया 1.5 साल में, और 15 साल के रोने रोते हो आप लोग। शुक्ला जी कभी कभी उत्तेजित होते हैं हमारे सुंदरानी, जब ये थोड़ा सा गुस्से में आ गए, थोड़ा आप शांत रहिए। कभी कभी बीच बीच में ये शुक्ला जी को मीनिया हो गया, कोई कीड़ा काट रहा है शुक्ला जी को, जो बार बार बीच में बोल रहे। जी 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 आप बोलिए सुंदरानी साहब। आज आपको 15 साल का रोना कब तक रोते रहोगे? जी आप बहुत सौम्य। 1.5 साल में बंटाधार कर दिया है। हम क्या करें? छत्तीसगढ़ की जनता आज चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा दाद आगे का भाव। जी 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 6 महीने में लोकसभा चुनाव में तो धरा गई हो जाएगा। जी 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 चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ सरकार अध्यक्ष भी है, लेकिन शर्मा जी आपकी अंतिम टिप्पणी। कीड़ा काटता है आपको, बार बार कीड़ा काटता है, उछलते रहते हो। आज सुंदरानी जी गुस्से में हैं, आज बहुत ही सौम्य और सरल, बहुत ज्यादा। मैं लगातार देख रहा हूँ, बहुत खुशी लालन शुक्ला जी बहुत अपने आप को बहुत प्रमुख प्रवक्ता क्या बन गए, बात ही नहीं करने देना चाहते किसी को। शुक्ला जी अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो 1.5 साल में त्रिपाठी जी दाल आटे का भाव पता चल जाएगा इनको। शर्मा जी थोड़ा बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे आपके? बहुत ही सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी है आज हमारे सुंदरानी जी, लेकिन आज थोड़ा सा उनको गुस्सा आ रहा है, उत्तेजित हो रहे हैं। आपसे टिप्पणी चाहेंगे? मैं लगातार देख रहा हूँ हर डिबेट में। जी रमन सिंह जी बिगड़े होंगे, सुंदरानी जी बहुत सज्जन आदमी है। आज मेरे को लगता है कि इनको ना वहाँ भाजपा कार्यालय से इनको बिगड़ा गया कि आप बहुत धीरे बोलते हो, इसलिए गुस्सा आ गया। नहीं आज थोड़ा सा लगता है छोटा भाई बैठे हैं, गुस्सा आपको सहूंगा भाई। घर में बैठे, घर में ही कुछ डांट पड़ गई है। हाँ घर में बैठे, भाभी जी इनको जाती है। जी हाँ भाभी जी जाती है। जी शर्मा जी। सुंदरानी जी बहुत सौम्य आदमी है, उनका परिवार भी बहुत सौम्य, मैं उनको पारिवारिक रूप से जानता हूँ, और वो मेरे गुरु भाई हैं। जिस गुरु के वो चेले हैं वो गुरु भी बड़े सौम्य थे। आज प्रसाद भी ग्रहण किया उन्होंने, बीच में कभी कभी हमारे प्रोग्राम में प्रसाद भी ले लेते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं, और हमको नहीं देते हैं। इसीलिए गुस्सा आ गए भाई। मुद्दे की बात मेरे बारे में बाबूलाल जी से पूछ लीजिए, आपके पास बैठे। जी त्रिपाठी जी मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, बाबूलाल जी अच्छे से बता पाए। शर्मा जी मैं तो गलती से राजनीति में हूँ। मालूम होता है त्रिपाठी जी
कि सरकार में बैठे हुए लोगों को इतनी छोटी चीज में जाना नहीं चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। भैया मुख्यमंत्री रेत के बारे में हर वक्त सोचेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन लोकल अधिकारी जो होता है, कलेक्टर होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, उनको मालूम है कि बरसात के पहले रेत का कलेक्शन लोग चोरी से करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या व्यवस्था की थी, एक प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि कानून इतना सरल है, बहुत ज्यादा कठिन इसमें कानून नहीं बना है, जुर्माने पे वो चीज छूट जाती है और सरकार के स्तर पर जो है वो आपका राजसात का मामला बनता है और स्थानीय अधिकारियों को राजसात का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका कानून पेचीदा है, अभी इतना सरल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें कड़ाई करने के लिए यदि स्थानीय प्रशासन को कड़े प्रावधान दिए जाए जिसमें वो उसको रोक सके। तीसरी चीज क्या है कि पिट पास और बगैर पिट पास का जो खेल होता है जो रेत के घाटों में जो माफियाओं के द्वारा, और उसमें जो पैसे लिए जाते हैं बिना रसीद के, बिना पिट पास के जो माल निकलता है, वो उसका बहुत बड़ा ये है। मुझे ये बताइए कि हाईवा पहले तो ट्रैक्टर से निकलता था, अब तो हाईवा और डंपर से निकल रहा है। तो क्या आंखों में दिखता नहीं क्या अधिकारियों की? माफियाओं को जेल भेजने का कोई प्रावधान है क्या? इसमें कुछ किया जा सकता है क्या? ये सोचा जाना चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहूंगा जो बड़ी मजेदार हुई है कि आपने कहा कि ये 15 साल का रोना रोते हैं, आपने हमारे सीजन भाई ने, गुरु भाई ने बोला है। तो ये 15 साल का रोते हैं और वो जो है वो 60 साल का रोते हैं। ये रोने वाला बंद होना चाहिए, हंसने वाला होना चाहिए, हंसने वाला होना चाहिए। वर्तमान अतीत को छोड़ दो, वर्तमान में जियो, भविष्य को क्या सोचोगे, वो वाली स्थिति है। और ये जो गलतियां हो रही हैं, इन गलतियों का मैं जहां तक अभी तक आंकलन कर पाया हूं, ये स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव होता है। और इस पर नियंत्रण कैसे होगा, ये सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार करेंगे तभी इसमें कोई नियंत्रण होगा। नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि ये माफियाओं पे नियंत्रण बहुत मुश्किल है, थोड़े समय के लिए किया जा सकता है। स्थायी नियंत्रण जो है वो बहुत कठिन काम है जब तक कोई कड़े प्रावधान न हो। सर अध्यक्ष जी की टिप्पणी ले लेते हैं उसे। सुशील जी सत्ता में है, इसलिए मैं आपने पिट पास की बहुत अच्छी बात कही, थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखता हूँ। इसमें एक रॉयल्टी कटती है, सरकार की रॉयल्टी चोरी होती है और उस पे ही 6-6, 8-8, 10-10 ट्रक निकल जाते हैं। तो इसके कारण ही ये बहुत बड़े। शुक्ला जी इस तरफ अगर ध्यान दिलवाएंगे कि कितनी रॉयल्टी कटी है और कितने ट्रक निकल गए हैं, तो अपने आप माफियाओं की कमर टूट जाएगी। अवधेश जी आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे अंतिम में। अभी बाबूलाल शर्मा जी ने जो कहा वो बहुत अच्छा सुझाव है कि सरकार को ही ये देखना पड़ेगा। और कोई सरकार, आदरणीय आनंद शुक्ला जी, आप ये देखें कि आप सरकार में हैं और सरकार ये कहे कि माफिया पनप गया है, जो चीज आपके अधीन है वहां से चोरी हो रही है, तो ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी विपक्षियों की नहीं है ना आम जनता की है, ये कमजोरी तो सरकार की नाकामी है। तो इसलिए आपको उसमें लगाम लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे भी लॉकडाउन में शराब बिकने की हो रही थी, तो शराब का जब आपने सील की थी दुकानें तो पंचनामा बनाया होगा। आपको जो डिस्टिलरी फैक्ट्रियां थी उसका आपने पंचनामा बनाया होगा। शराब बिकने की बात नहीं की, सुंदरानी जी ने कही। सुंदरानी जी ने कहा कि लॉकडाउन में नहीं, तो आखिर बिकी ना, ये तो बिकी ना, तो बयानी कर रहे हैं। नहीं तो ये आई कहाँ से, आई कहाँ से? वो तो बोल रहा नहीं बिकी। मध्य प्रदेश से इनका मंडल अध्यक्ष लाते हुए पकड़ा है, वो गिरफ्तार किया गया। सुंदरानी जी गलत बातें कर रहे हैं। युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पकड़ाया है, पार्टी से सस्पेंड हुआ है, पुलिस के साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहा था, वो शराब बेच रहा था, माफियागिरी कर रहा था। यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पे गलत आरोप लगा रहे हैं। युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पकड़ा गया, पार्टी से निष्कासित हुआ। पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया, तो सुंदरानी अपने पदाधिकारी को आज तक नहीं निकाला। शुक्ला जी, सुंदरानी जी ने अंतिम में बिल्कुल दे दिया। 100 चोट लोहार की, 1 चोट लोहार की। उन्होंने अंतिम में यूथ कांग्रेस का जो उन्होंने उदाहरण दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। शुक्ला जी इन्होंने तो आज तक कार्रवाई नहीं किया ना अपने मंडल अध्यक्ष पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका, सुंदरानी जी आपका और बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भूपेश सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री के निर्देश से प्रदेश भर में सभी प्रकार के माफियाओं पर कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई का ये दौर कब तक चलेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो कुछ दिन शासन प्रशासन अलर्ट होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही अधिकारी सुस्त पड़ जाते हैं और माफिया फिर अपने काम में जुट जाते हैं। खैर, अब जब कड़ी कार्रवाई शुरू हुई है तो जरूरी है कि बक्सा उन्हें भी नहीं जाए जिनके संरक्षण में माफियाओं के हौसले बुलंद रहते हैं।